हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 एचआर। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो करंट अफेयर्स के आज के सेशन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इश्यूज। जनवरी के जितने भी नेशनल इश्यूज हैं इंपॉर्टेंट, उन सबको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है। और बट वो बेसी बात है, हमें कोई जो अपने एग्ज़ाम है वो सारे इंडिया में ही देने हैं, कोई अमेरिका में तो देने नहीं है। तो जिस देश से हम बिलोंग करते हैं, जिस देश में हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, उस देश के करंट अफेयर्स के नेशनल इश्यूज़, ठीक है, ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो मेजर पोर्शन होता है करंट अफेयर्स का, इसी नेशनल अफेयर्स से होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसको CDRI भी बोलते हैं, CDTI। ठीक। तो अभी हाल ही में हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, क्या नाम है हमारे होम मिनिस्टर का? मिस्टर अमित शाह। अमित शाह साहब ने इस डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की नींव रखी। क्या पर्पज है इसको बनाने का? तो सबसे पहला तो जो हमारे देश में डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई, रॉ हो गई, फिर जो स्टेट पुलिस होती है उनकी भी एक अपनी इंटेलिजेंस विंग होती है, आर्मी होती है उसकी भी इंटेलिजेंस विंग होती है। तो उनकी सबकी ट्रेनिंग में एक रूपता लाने के लिए, ठीक है, और सारी इंटेलिजेंस ट्रेनिंग को एक जगह पर लाने के लिए ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। ठीक, जो सेंट्रल द्वारा कंट्रोल होगा, जो टेक्निक्स होंगी, ठीक है, वो हाई लेवल की होंगी, यानी कि जो बेटन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, रॉ और आईवी के, वो ट्रेन करने का काम करेंगे। ठीक है, तो जिससे हमारी जो डिटेक्टिव स्किल्स हैं वो सुधरेंगी। इसके साथ ही जो हमारी इंटेलिजेंस है वो भी और मजबूत होने वाली है। तो इसी पर्पज़ के साथ सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है वो खोला गया है। और कहाँ खोला गया है? ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका में। कर्नाटका में, तो हमेशा आप याद रखेंगे कि भाई कहाँ खोला गया? कर्नाटका में। और कर्नाटका में जगह भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो कर्नाटका में किस जगह खोला गया है? ठीक है, तो वहाँ बहुत सारे प्रोमिनेंट नाम आपको मिलेंगे ऑप्शंस में, बेंगलुरु, मैंगलुरु, है ना, तुमाकुरु, लेकिन इनमें से किसी भी जगह नहीं। एक जगह है छोटी सी जिसका नाम है देवन हल्ली, यहाँ पर खोला गया है। ठीक है, तो तीन बातें याद रखनी है। सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, किसने इनॉग्रेट किया? अमित शाह साहब ने इनॉग्रेट किया, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं। और कौन सी जगह पे बन रहा है ये? कर्नाटका के देवनहल्ली नाम की एक जगह है, वहाँ पर ये बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके साथ ही है हमारा स्मार्ट प्रोग्राम। ठीक है, स्मार्ट क्या प्रोग्राम क्या है? बेसिकली स्मार्ट प्रोग्राम जो है कि स्मार्ट, किसी भी फील्ड में स्मार्ट, तो इस तरह के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें तुक्का लगाना भी बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है कि भाई स्मार्ट प्रोग्राम किससे रिलेटेड होगा, बैंकिंग से रिलेटेड होगा या किससे रिलेटेड होगा, तो ये कोई वाइब नहीं देते हैं और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो स्मार्ट प्रोग्राम जो है वो रिलेटेड है आयुर्वेद से। ठीक है, हमारी प्राचीन
मेडिकल साइंस से रिलेटेड। ठीक है, अब जो चूंकि आयुर्वेद को दुनिया भर के डॉक्टर जो है, दुनिया भर की मेडिकल एसोसिएशन मान्यता दे चुकी हैं, तो अब हमारा जो काम है कि हम इसको बढ़ चढ़ के प्रमोट करें, आयुर्वेद के डॉक्टर प्रिपेयर करें, और हमारी इस मेडिकल साइंस को और इम्प्रूव बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा खर्च करें। ठीक है, R&D पर बहुत ज़्यादा खर्च करें। और इसी के साथ ही जब आयुर्वेद आएगा, ठीक है, पुराना मेडिकल साइंस है, तो हर कोई क्लेम करेगा खुद को आयुर्वेदिक डॉक्टर होने का। ठीक है, तो ऐसे डॉक्टरों को प्रिवेंट करना, दूर रखना उस सिस्टम से, ठीक है, जो कुछ जानते नहीं है, फर्जी डॉक्टर है ना, फ्रॉड लोग। तो आने वाले समय में ऐसे डॉक्टर्स भी आएंगे, ठीक है, जो ऐसे लोग, डॉक्टर्स कहना उचित नहीं होगा, ऐसे लोग भी आएंगे जो दावा करेंगे कि हमें भाई आयुर्वेद आता है, हम आयुर्वेद डॉक्टर हैं, बट उन्हें कोई इन एंड आउट कोई भी नॉलेज नहीं होगी। तो ऐसे लोगों को रेगुलेट करना। ठीक है, तो दो कामों के साथ आया है। ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म है स्मार्ट का, वो है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग। ठीक है, तो याद रखेंगे आप इसको। फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे कि भाई क्या फुल फॉर्म है स्मार्ट की, तो स्कोप, एस स्टैंड फॉर स्कोप, एम स्टैंड फॉर मेन स्ट्रीमिंग, ए स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, आर स्टैंड फॉर रिसर्च, और टी स्टैंड फॉर टीचिंग। तो स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग। तो इसको याद रखेंगे। एक प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, और जिसके अंडर आता है कि आयुष मंत्रालय, उसके द्वारा चलाया जा रहा है। और क्या काम है इसका? जो आयुर्वेद साइंस है, जो मेडिकल साइंस हमारी प्राचीन, इसको रेगुलेट करना और इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। कुल मिला के यूनिवर्सिटीज में इंट्रोड्यूस करने का प्लान है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, नेशनल श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एंड सैनिटेशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? बीजेपी के एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे। बीजेपी तो उस समय एग्जिस्टेंस में नहीं थी, बट जनसंघ के बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे। तो जो मोस्टली स्कीम होती हैं इन्हीं महापुरुषों के नाम पे रखी जाती है, जो बीजेपी या जनसंघ के लेजेंडरी लीडर्स रहे हैं। तो इन्हीं के नाम पे एक खोला गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एंड सैनिटेशन। और ये कहाँ खोला गया है? जाका। ठीक है, ये जाका नाम की एक जगह है। कहाँ पे? कोलकाता में। और कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और किसने इसको इनॉग्रेट किया है? ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है ना। तो ये इसको इनॉग्रेट किया है हमारे पीएम मोदी जी ने। पीएम मोदी जी ने।
ठीक है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एंड सैनिटेशन कहाँ खोला गया है? जाका, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, और इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। ठीक है। इस इंस्टीट्यूट को खोलने की एक मंशा है। आप देख रहे होंगे कि जब से ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये मोदी जी की, तो इसने चीज़ों को यूनिफाई करना शुरू किया है। ठीक है। अभी आपने जैसे पहले पढ़ा कि सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट डिटेक्टिव, उसके लिए ट्रेनिंग सबकी एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है। ऐसे ही खोला गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एंड सैनिटेशन। यहाँ पे स्टडी की जाएगा कि जो वाटर है उसको कंजर्व कैसे करें। ठीक है। जो गंदा पानी है, मतलब डर्टी वाटर है, उसको प्योरीफाई कैसे करें। ठीक है। तो जो सफाई है, सीवेज क्लीनिंग है, उससे रिलेटेड स्टडीज इस इंस्टीट्यूट में की जाएंगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलिए, संविधान अध्ययन। ठीक है। संविधान उद्यान। ठीक है। उद्यान मतलब क्या होता है? बगीचा। ठीक है। संविधान है ना? तो इसका कतई मतलब ऐसे नहीं है कि भाई बहुत सारे संविधान वहाँ पे रख दिए गए हैं, संविधानों का उद्यान है, संविधानों का पेड़ बनाया गया है। ठीक है। संविधान उद्यम एक ऐसी थीम पर बनाया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित है। ठीक है। हर पेड़ है उसको डेडिकेटेड कर दिया गया है किसी आर्टिकल के लिए, किसी पार्ट के लिए। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नॉलेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लो की गई है उस उद्यान में। ठीक है। तो ये कहाँ बनाया गया है? मैंने एक क्लास में इस बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट वर रॉन्ग। मोस्ट ऑफ नहीं, ऑल ऑफ स्टूडेंट वर रॉन्ग। ठीक है। उनका आंसर था दिल्ली में। ठीक है। उनसे पूछा दिल्ली में कहाँ, वो कह रहा है राष्ट्रपति भवन में। ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ दिल्ली में हो, और दिल्ली में हो तो राष्ट्रपति भवन में हो। ठीक है। तो ये संविधान उद्यान खोला गया है कहाँ पे? जयपुर में। याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है जयपुर। और जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ की राजधानी है? राजस्थान की। ठीक है। आपका स्टैटिक जीके भी साथ साथ तैयार हो रहा है, याद करते चलिए। कैपिटल है राजस्थान की, कैपिटल क्या है? जयपुर। जयपुर में क्या खोला गया है? संविधान उद्यान। ठीक है। और इसको इनॉग्रेट किसने किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इनॉग्रेट किया है हमारी जो प्रेसिडेंट हैं, द्रौपदी मुर्मू। कौन है द्रौपदी मुर्मू? हमारी प्रेसिडेंट है। ठीक है। याद रखेंगे, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो मिसेस द्रौपदी मुर्मू इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैपिटल ऑफ राजस्थान जयपुर, और जयपुर में क्या खोला गया है? संविधान उद्यान खोला गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक चीज अभी जो है जिसका नाम है गंगा विलास, ये बड़े चर्चा में रही, और सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में इसको डिस्कस किया गया। क्या है गंगा विलास? राम विलास तो पान मसाला है, तो वैसे की थीम पे मत समझ लेना पान मसाला है ये। ठीक है। बड़े काम की चीज़ है गंगा विलास। तो गंगा विलास जो है वो है दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज। ठीक है। यानी कि कह सकते हो नदी में चलने वाला सबसे बड़ा जहाज है गंगा क्रूज। ठीक है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, याद रखेंगे इसे। ठीक है। गंगा विलास वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज। और कहाँ से कहाँ तक चलेगा? ठीक है। एसएससी वाले स्टूडेंट खास करके जो उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश पटवारी या उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से कहाँ चलेगा? ये चलेगा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के वाराणसी से। ठीक है। वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक।
असम के डिब्रूगढ़ तक। असम में एक जगह है डिब्रूगढ़, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है बनारस, जिसको हम वाराणसी भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों ही अपने असम में डिब्रूगढ़ बहुत ज़्यादा फेमस है, और वाराणसी के बारे में तो दुनिया के कोने कोने के लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ द वाराणसी इज़ द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, एंड दुनिया का सबसे पुराना शहर, ठीक है। वाराणसी को माना जाता है सबसे पुराना शहर, लगभग 5 से 6 हज़ार साल पुराना शहर है ये, ठीक है। तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ चलाया जाएगा। गंगा विलास क्या है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट क्रूज, और किसने लॉन्च किया इसको, पीएम मोदी जी ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। अब देखा जा रहा है इन वर्षों में कि भाई जो है रिवर टूरिज्म पर बहुत जोर दिया जा रहा है। टूरिज्म का एक बड़ा हिस्सा, इतनी सारी नदियाँ बहती हैं, ठीक है, शायद ही किसी देश में इतनी सारी नदियाँ बहती हों, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे, फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। ना तो हम उनका एग्रीकल्चर में यूज कर पा रहे हैं, और ना ही टूरिज्म में यूज कर पा रहे हैं। जबकि जो रिवर है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी को कैरी करके चलती है। अब हम क्या है कि जो अपनी सिंचाई है, इरिगेशन है, खेतों की में पानी देने के लिए हम किस पे हो गए हैं, ट्यूबवेल पे हो गए हैं, ठीक है। जो हमारा इनर वाटर है उसको निकाले पड़े हैं, ठीक है। और जो नदियों का पानी है वो ग्लेशियर से निकल के सीधा सागर में जा रहा है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी इन दोनों प्लान बना है कि भाई जो नदियां हैं उनको टूरिज्म का केंद्र बनाया जाए, उनको ट्रांसपोर्टेशन का केंद्र बनाया जाए, ठीक है। अब आप सोचिए कि बनारस से डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ जाने में कितना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ जाती है। बट अगर ऐसे ही ट्रांसपोर्ट क्रूज चला दिए जाएँ तो जो 7 सिस्टर्स यानी कि हमारा जो उत्तर पूर्वी भारत का हिस्सा है, जिसमें असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब स्टेट आते हैं, तो जो माने जाते हैं कि ये कटे हुए हैं, ठीक है, इंडिया से कटे हुए हैं, इनका कल्चरल एक्सचेंज नहीं है। तो अगर हम ऐसे गंगा विलास जैसे इनिशिएटिव लेते रहते हैं तो लोगों का आवागमन बढ़ेगा, ठीक है, साथ ही फ़ायदा होगा हमारी इकोनॉमी को, और हम बढ़ेंगे एक संगठित भारत की ओर, ठीक है। तो अभी देखना है आने वाले फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आने वाली है। हाँ, नॉर्थ भारत में ये कुछ ज़्यादा कन्वीनियंट है, अभी तक क्यों नहीं हुआ आई डोंट नो, बट नॉर्थ भारत में जो नदियां हैं वो सदा नीरा हैं। सदा नीरा मतलब जिनमें 12 मासी पानी रहता है, यानी कि साल के 365 दिन उनमें पानी की कमी नहीं रहती। साउथ की नदियों के साथ प्रॉब्लम है कि मानसूनी नदियाँ हैं बहुत सारी, ठीक है। तो मानसून के टाइम पे तो उनमें बाढ़ आ जाती है, और बाकी टाइम पे वो सूखी पड़ी रहती हैं। तो आई होप नॉर्थ इंडिया में हमें ऐसी कुछ और डेवलपमेंट देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए, इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है, अदरवाइज आपको पीडीएफ पूरी प्रोवाइड की जाएगी। चलिए, एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, किसकी, ऐसे देशों की जहाँ पे एक अच्छा खासा जो है पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क पाया जाता है, ठीक है। तो जो पोस्ट ऑफिस का जो ज़्यादातर नेटवर्क है वो कहाँ मिलेगा आपको, एशिया पैसिफिक कंट्रीज में मिलेगा, इंडिया जैसे कंट्रीज में मिलेगा, ठीक है। रीज़न क्या है कि ये जो कंट्री है कभी ना कभी क्या रहे हैं, ब्रिटेन की कॉलोनी रहे हैं, और ब्रिटेन जहाँ जहाँ गया वो पोस्ट ऑफिस का कॉन्सेप्ट अपने साथ साथ लेके गया। आपको हिस्ट्री की क्लास में भी पढ़ाया गया होगा कि 1776 में इंडिया में पोस्ट ऑफिस की शुरुआत की गई, ठीक है, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ ब्रिटेन गए वहाँ उन्होंने एक पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क बनाया, नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, हाँ, अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने बनाया था एक्चुअली, ठीक है। लेकिन आज ये पोस्टल जो नेटवर्क है हमारे इंडिया में देख सकते हैं किस किस काम में आता है, मनी ऑर्डर भेजने के लिए, और पैकेज भेजने के लिए, चिट्ठियाँ भेजने के लिए, इसके साथ पैसे भेजने के लिए भी, ठीक है, बैंक की तरह काम करता है, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क है। तो इनकी ऐसी सारे देशों ने जिनमें पोस्ट ऑफिस का यूनियन है उन्होंने मिलकर बना ली एक यूनियन,
ठीक है, इसको कहते हैं एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन। इसकी जो लीडरशिप है किसके लिए मिली है? अभी लीडरशिप मिली है इंडिया को। कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। 4 साल के लिए, 4 सालों के लिए इसको लीडरशिप मिली है। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में इंडिया ने, ठीक है, ऑटो मार्केट में क्या आ जाता है? कार आ जाती हैं छोटी मोटी, और स्कूटर, स्कूटी, बाइक, बुलेट, ये सब चीज़ें देखते हैं, वो ऑटो की कैटेगरी में रखते हैं। तो अभी कुछ देश थे, रैंकिंग होती है कि सबसे ज़्यादा ऑटो वाला कंट्री, उससे कम ऑटो वाला कंट्री, ऐसी रैंकिंग बनती है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 करके, 4 5 ऐसे करके टॉप 10 देशों की, टॉप 20 देशों की एक लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। इस लिस्ट में चाइना है पहले नंबर पे, यूएसए है दूसरे नंबर पे, ठीक है। इंडिया कौन से नंबर पे है? ठीक है, इंडिया कौन से नंबर पे है? तो इंडिया हमारा है 3rd नंबर पे, और ये अभी आया है, इसने अभी कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले जापान को बाईपास कर दिया, यानी कि पहले 4थे नंबर पे था, अब जापान को फेंक दिया इंडिया ने 4थे नंबर पे, और खुद आ चुका है 3रे नंबर पे, ठीक है, इंडियन ऑटो मार्केट में, ठीक है। हाँ, जो ग्लोबल ऑटो मार्केट है उसमें रैंकिंग इंडिया की कौन सी हो गई है? 3री, यानी कि अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट कहाँ पे है? इंडिया में है। यानी कि दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा ऑटो खरीदने वाला कंट्री कौन सा है भाई? इंडिया है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेशनल साइंस डे, ठीक है, कब मनाया जाता है ये नेशनल साइंस डे? 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? सीवी रमन की याद में मनाया जाता है। सीवी रमन कौन है? सीवी रमन, इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। एक साइंटिस्ट है, इंडिया के साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, ठीक है, फिजिक्स के एरिया में, ठीक है। अब इन्होंने एक बनाई, इन्होंने एक इफेक्ट खोजा जो आप सब ने पढ़ा होगा साइंस में, रमन इफेक्ट। सन की रेज को लेकर था, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, ठीक है, और आज भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। आज भी बहुत ज़्यादा नहीं, आज भी यही प्रासंगिक है, यही रेलिवेंट है। तो रमन इफेक्ट की खोज की उन्होंने, और किस दिन की थी उन्होंने? 28 फरवरी को की थी। इसीलिए 28 फरवरी के दिन को हम लोग मनाते हैं नेशनल साइंस डे के, क्योंकि इसी दिन हमारे जो महान भौतिक विज्ञानी थे चंद्रशेखर वेंकट रमन साहब, इन्होंने करी थी रमन इफेक्ट की खोज। कब? 28 फरवरी को, जो हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होती है इसकी थीम होती है। हर साल नेशनल साइंस डे के लिए एक थीम डिसाइड की जाती है कि वैसा थीम क्या होगी। तो अभी इसकी थीम डिसाइड की गई, भाई थीम क्या है इसकी? तो इसकी थीम जो है डिसाइड की गई कि ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग, ग्लोबल वेल बीइंग, ठीक है। थीम ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग, नेशनल साइंस डे, ठीक है, 28 फरवरी। तो याद रखेंगे, थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट।
स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन। ये कहाँ खोला गया है? स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन। इसके एक स्कूल खोला गया है ना, नेशनल लेवल का, जिसके थ्रू इसमें स्टडी किया जाएगा कि भाई लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कैसे करें। लॉजिस्टिक क्या है कि भाई चीज़ों को लाना ले जाना, ठीक है, उनको कहीं स्टोर करना पड़ता है, ये सब आता है लॉजिस्टिक के। वाटरवेज में जलीय मार्ग, अभी हम गंगा विलास की बात कर रहे थे, है ना, तो गंगा विलास किस में चलता है? नदी में चलता है, ठीक है। जब नदी में कार्गो या शिप चलने लगे तो उसी नदी को वाटरवेज का नाम दे दिया जाता है। उसके अलावा कम्युनिकेशन क्या होता है? एक दूसरे से बातचीत करने का या एक दूसरे के पास दूर जाने का जो माध्यम होता है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो ये एक स्कूल खोला गया जिसमें इससे रिलेटेड स्टडीज पे फोकस किया जाएगा। कहाँ खोला गया है ये? त्रिपुरा, और त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में खोला गया है ये, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में खोला गया है। चलिए नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गेमिंग। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग, ये कहाँ खोला गया है? ठीक है। अब हमने देखा है आज के विगत वर्षों में कि भाई जो इंडियन बच्चे हैं आउटडोर गेम से फोकस कर रहे हैं इंडोर गेम्स की तरफ। देखो सबके हाथ में मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल बहुत सस्ता हो गया है, और अंबानी जी की कृपा से नेट भी बहुत सस्ता हो गया है, ठीक है। तो हर घर में मोबाइल है। एक टाइम हुआ करता था जहाँ घर के सबसे बड़े बुजुर्ग के या घर के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले इंसान के हाथ में मोबाइल हुआ करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज सबके पास मोबाइल है, ठीक है। तो बट ओबियस सी बात है कि बच्चों के पास भी मोबाइल है, जो टीनेजर हैं उनके पास भी मोबाइल है, ठीक है। और लेडीज़ के पास मोबाइल है जिसका फ़ायदा उठाते हैं बच्चे, छोटे छोटे 3-3 4-4 साल के, 5-5 साल के बच्चे। तो मोबाइल पहुंच गया सबके हाथ में, और बच्चों ने बाहर निकलना बंद कर दिया, बाहर वाले गेम क्रिकेट वगैरह, गिल्ली डंडा वगैरह ये खेलना छोड़ दिया और फोकस किया ऑनलाइन गेमिंग पे। तो बहुत तेज़ी से ये बढ़ा। एक समस्या भी है ऑनलाइन गेमिंग भाई। ऑनलाइन गेमिंग खेलने से क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो स्लो होता है, आईसाइट हमारी लो होती है, प्लस आजकल ऐसे ऐसे खतरनाक गेम चल रहे हैं कि जो सुसाइड भी प्रोवोक कर देते हैं। जैसे ब्लू व्हेल वगैरह गेम आए थे अब से 2 साल पहले, बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया था, ठीक है। लेकिन बहरहाल ऑनलाइन गेमिंग का बहुत बड़ा सेंटर बन के उभरा है इंडिया, ठीक है। और जब ऑनलाइन गेमिंग एक प्रोडक्ट है, ऑनलाइन गेमिंग बढ़ेगी, ठीक है, कंज्यूमर बढ़ेंगे, ठीक है, तो इनकम भी बढ़ने की संभावना है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ही खोल दें, जहाँ बढ़िया ऑनलाइन गेमिंग गेम्स डेवलप होंगे और गेमर डेवलप किए जाएंगे। भाई जब गेम खेलना ही है तो चाइना का क्या खेलना, इंडिया का खेलो, मेड इन इंडिया खेलो, ठीक है। और जब इतना गेम खेल रहे हैं तो जो हमारे गेमर हैं वो वर्ल्ड क्लास होने चाहिए, है ना, या तो कोई काम करो ही मत। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया ऑनलाइन गेमिंग के लिए, और ये अपने तरह का पहला है इंडिया में, पहला ऑनलाइन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गेमिंग का है। और ये कहाँ खोला गया है? शिलोंग में। और ये शिलोंग कहाँ है? मेघालय में। मेघालय एक उत्तर पूर्वी राज्य है, ठीक है, 7 सिस्टर का पार्ट है, और मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। शिलोंग में ही खोला गया है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग। चलिए
आपने ईवीएम के बारे में सुना होगा, ठीक है। जो लोग वोट देते हैं उन्होंने देखा भी होगा। क्या होता है ईवीएम? ईवीएम होता है एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वोट करते हैं, वोटिंग करते हैं, ठीक है। देखा होगा आप जब भी मतदान केंद्र पर जाते हो या बचपन में कभी अपने माँ बाप के साथ जाने का मौका मिला हो आपको, तो आपने देखा होगा एक डब्बा सा होता है, उस पर बहुत सारे कमल का फूल बना होता है, हाथ का पंजा बना होता है, साइकिल बनी होती है, और आपके पिताजी या माताजी जो हैं एक बटन दबा के आ जाते हैं और हो गया मतदान। पहले क्या होता था, पर्चा डाला जाता था, बैलेट पेपर डाला जाता था, उससे वोटिंग मशीन होती थी। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ जो समस्या बैलेट पेपर के साथ थी, इसके साथ भी थी। अब मान लो भाई कोई बिहार का बंदा या यूपी का बंदा गया काम करने तमिलनाडु या पंजाब, अब क्या वो पर्सन यूपी के इलेक्शन में या बिहारी है तो बिहार के इलेक्शन में वोट डालने आएगा क्या? कोई पैसे थोड़े ना मिल रहे हैं उसको वोट डालने के, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने या फिर लालू प्रसाद यादव के बेटे मुख्यमंत्री बने। उसको तो अपनी 2 वक्त की रोटी से मतलब है, अब तो वो क्यों आएगा, है ना। 2,000 रुपये का रिजर्वेशन आने का कराएगा, 2,000 रुपये का जाने का कराएगा, 10,000 रुपये, उल्टा 10,000 रुपये खर्चा हो जाएगा उसका, ठीक है। 10,000 नहीं तो 5-6 हज़ार तो पक्का हो जाएगा खर्चा उसका। तो वो क्यों एक ऐसे प्रोसेस में टाइम वेस्ट करेगा अपना, जिससे ना तो उसको कोई फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। वोट डालने से कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा, पैसे तो मिल नहीं रहे हैं उसको, ना ही वोट डालने पे जो गवर्नमेंट बन रही है उससे कोई फ़ायदा होने वाला है उसको। उसको तो बिहार पे पहले भी बिहार से बाहर काम कर रहा था, अब भी बिहार से बाहर काम कर रहा है, 2 वक्त की रोटी जुगाड़ कर रहा है। बट एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग है, उसका ये दायित्व तो है कि हर व्यक्ति को मतदान केंद्रों तक लेके आए और उसे वोट डालने दिया जाए, ठीक है। अब व्यक्ति आने को तैयार नहीं है और मजबूरी है उसकी कि वो तमिलनाडु से क्यों आएगा बिहार में वोट डालने। तो आरबीएम मतलब जो चुनाव आयोग है उसने कहा कि भाई ये लोग नहीं आ सकते, लेकिन हम लोग तो इन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि कैसे पहुंचेंगे, उन्होंने कहा हम डेवलप करेंगे एक आरबीएम। उन्होंने कहा आरबीएम क्या है, इन्होंने कहा कि ये है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उन्होंने कहा इससे क्या होगा, उन्होंने कहा कहीं भी देश के किसी भी कोने में रह रहा हो, एक बिहार का पर्सन है, यूपी का पर्सन है, एमपी का पर्सन, वो अपने यहाँ के स्टेट असेंबली के या लोकसभा इलेक्शन में बिल्कुल वोट डालेगा। और इसी के लिए डेवलप की जा रही है मशीन, अभी डेवलपिंग फेज में है, तो इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बट ये कॉन्सेप्ट इलेक्शन कमीशन ने पिच किया है। तो एग्जाम में आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसके बारे में पूछा जाएगा व्हाट इज आरबीएम, आरबीएम की फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो आपका आंसर होगा रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। चलिए, अब आपको पता है 23 जनवरी को क्या होता है। जब हमने डेज एंड डेट पढ़े थे तो हमने पढ़ा था 23 जनवरी को क्या होता है। अगर कहें तो भाई फनी वे में कहें तो हैप्पी बर्थडे होता है। किसका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस, इनका हैप्पी बर्थडे होता है। तो इनका हैप्पी बर्थडे जो है मोदी जी बड़ा धूमधाम से मनाते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। और इनके हैप्पी बर्थडे को मनाया जाता है पराक्रम दिवस के रूप में। पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। पराक्रम दिवस पे बहुत सारे काम किए जाते हैं, नेताजी को लेके बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ ही कुछ अनाउंसमेंट हैं जो अवार्ड्स को लेके वो भी की जाती हैं, ठीक है। तो देश का सबसे बड़ा आपदा प्रबंधन पुरस्कार
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर अनाउंस किया जाता है, जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। इसके साथ ही इस बार एक नया काम किया गया नेताजी के बर्थडे पे। अंडमान निकोबार में बहुत सारे आइलैंड से मिलके बना है। वो बहुत सारे आइलैंड ऐसे लोगों के नाम पे थे, ऐसे अंग्रेजों के नाम पे थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में, ठीक है, जो हमारे भारतीय लोग हैं, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम लड़ने वाले लोग हैं, उनको बेदर्दी से मारा, पूरे गांव के गांव उजाड़ दिए। और ऐसे लोगों के नाम पे अंडमान निकोबार द्वीप में क्या था, उन लोगों के नामों के ऊपर जो है आइलैंड बनाए गए थे। तो उन सारे आइलैंड में से 21 आइलैंड के नाम बदले गए और इन आइलैंड के नाम रख दिए गए हैं हमारे जो परमवीर चक्र, विनर हैं, इनके नाम पे। ठीक है, परमवीर चक्र आपको पता है किसके लिए मिलता है? इंडियन आर्मी में मिलता है उन लोगों को जिन्होंने लड़ाई के दौरान अपना अभूतपूर्व बलिदान दिया होता है या एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन दिया होता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं जिसके बिहाफ पे जो इंडियन आर्मी है उन नामों को रिकमेंड करती है। तो 21 अभी तक परमवीर चक्र अवार्डीज हैं। ठीक है, उनके नाम उनके नाम पर एक एक आइलैंड को डिनोट कर दिया गया है। ठीक है, जैसे भाई मेजर सोमनाथ शर्मा पहले परमवीर चक्र अवार्डी थे। ठीक है, जीके के लिए भी क्वेश्चन है, यहाँ पे याद करते चलेंगे। तो पहले परमवीर चक्र अवार्डी कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा, तो इनके नाम पे भी एक आइलैंड का नाम रखा गया है। मेजर शैतान सिंह, ठीक है, कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है, हाँ, तो ऐसे लोग के नाम पे जो है परमवीर चक्र अवार्डीज के नाम पे 21 द्वीपों का नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। बाकी जो 21 आइसलैंड और 21 परमवीर चक्र अवार्डीज की जो लिस्ट है वो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक, कोविन के बारे में आपने सबने सुना होगा। कोविन क्या है? एक ऐप है, एक वेबसाइट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए। भाई जिनको अपना वैक्सीनेशन कराना है, कोविन की वेबसाइट पे जाओ, अपना नाम डालो, अपनी एज डालो, अपना पता डालो। ठीक है, थोड़ी देर बाद एक वहाँ से एक स्लिप पीडीएफ में निकल के आ जाती थी और इसमें लिखा होता था कि भाई मिस्टर एक्स, आपका जो वैक्सीनेशन है इतनी तारीख को दोपहर इतने बजे इस अस्पताल के इस वार्ड नंबर में रखा गया है, कृपया उतने बजे पहुंच जाए। ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट टाइम बता दो, एग्जैक्ट कमरा नंबर दे दो। ठीक है, तो ना तो आदमी को भीड़ में लगने की झंझट कि मेरा नंबर कब आएगा, वैक्सीन के लिए सुबह से लाइन में लग जाओ। दूसरा, आदमी को आने जाने में परेशानी की, पता करके आते हैं आज वैक्सीन लगेगी कि नहीं लगेगी, एक डेट दे दी, आ जाओ उस डेट पे, उससे पहले अस्पताल के आसपास नहीं आना है। ठीक है, तो कोरोना वैक्सीन के लिए कोविन बनाया गया। मान लो अगर ये कोविन वैक्सीन ना होता, सो कोविन जो प्लेटफॉर्म है वो नहीं होता, तो क्या होता? होता ये कि बहुत सारे लोग अस्पतालों में पहुंच जाते और कोविड वैक्सीन के नाम पे, कोविड से सुरक्षा के नाम पे एक दूसरे को कोविड बांटते रहते, यानी कि अस्पताल ही कोरोना का अड्डा बन जाते हैं सबसे बड़ा। ठीक है, अगर ये कोविन ऐप नहीं होता तो इंडिया में जो कोरोना से जितनी तबाही हुई है, जितनी दुखद तबाही हुई है, वो तो चिंताजनक है ही और उस पर बहुत दुख भी है। बट ये तबाही कहीं और ज़्यादा हो सकती थी, कई गुना ज़्यादा हो सकती थी अगर ये कोविन ऐप नहीं होता था। तो इसकी सफलता को देखते हुए सरकार ने कहा भाई हम बनाएंगे यूविन। यूविन है, कोविन था कोरोना के लिए, यूविन होगा सबके लिए। जैसे कोई महिला अगर गर्भवती होती है तो उसके लिए बहुत सारे टीके लगवाने पड़ते हैं। ठीक है, हाँ, आयरन का टीका, प्रोटीन का टीका। तो वो महिला गर्भवती है, गर्भवती महिला को चलने में प्रॉब्लम होती है, तो सेम कोविन की तरह प्रोटोकॉल होगा। अपना नाम डालो, महिला का नाम डाला, महिला ने अपना एज डाली, महिला ने अपना पता डाला और रसीद निकल के आ गई कि इस दिन आप इस दिन आ जाइए, आपका वैक्सीनेशन हम लोग कर देंगे, आपको टीका लग जाएगा। ठीक है, दूसरा, नवजात बच्चों के लिए, नवजात बच्चे जब पैदा होते हैं उनको कई सारे टीके लगते हैं
और नवजात बच्चों को कैरी करना एक अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि बहुत डेलिकेट होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए बच्चे का नाम डाला, बच्चे का एड्रेस डाला, बच्चे की एज डाली, डेट एक स्लिप निकल के आ जाएगी, इतनी तारीख को वैक्सीनेशन होना है। सेम बुजुर्गों के लिए, यानी कि ये जो कोविन था वो केवल कोरोना वैक्सीन के लिए था, यूविन सबकी वैक्सीन के लिए होगा। ठीक है, तो इसको शुरू करने जा रहे हैं। और कोविन का मतलब होता है भाई कोरोना, कोविड, और यू का मतलब होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो यूविन किसके लिए? टीकाकरण के लिए है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके टीकाकरण के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक, 26 जनवरी क्या होता है हमारा? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे होता है। और रिपब्लिक डे पे क्या होता है? एक लंबी चौड़ी एक परेड होती है। ठीक है, और बहुत सारा सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि इसी दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनाया गया था। ठीक है, तो इसी दिन जो है राष्ट्रपति भवन से बहुत सारे जो अवार्ड्स हैं उनको अनाउंस किया जाता है। भारत रत्न होता है। ठीक है, इसके अलावा पद्मा अवार्ड होते हैं। तो भारत रत्न तो कभी कभी किसी को दिया जाता है, लेकिन पद्मा अवार्ड हर साल दिए जाते हैं। तो इस साल भी पद्मा अवार्ड डिक्लेयर किए गए। ठीक है, इन पद्मा अवार्ड में कुल मिला के कितने पद्मा अवार्ड दिए गए भाई? 106 पद्मा अवार्ड दिए गए हैं। 106 कुल पद्म पुरस्कार। और ये पद्म पुरस्कार होते हैं 3 तरह के। पद्म विभूषण, हिंदी में लिख लेते हैं, पद्म विभूषण। दूसरा, इस सबसे बड़ा पद्म अवार्डों में सबसे बड़ा पद्म विभूषण होता है। इससे छोटा पद्म भूषण होता है, और इससे छोटा पद्म श्री होता है। ठीक है, तो 3 अवार्ड दिए गए हैं। 3 तरह के अवार्ड दिए जाते हैं। इस साल जो अवार्ड दिए गए हैं, 6 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 9 पद्म भूषण दिए गए हैं, और 91 पद्म श्री अवार्ड दिए गए हैं। ये याद रखना है, 106 पद्मा अवार्डों में 6 पद्म भूषण है, 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है, और 91 पद्म श्री हैं। कितनी महिलाओं को ये अवार्ड दिए गए हैं? ठीक है, 19 महिलाओं को। इन 106 पुरस्कारों में 19 महिलाओं को मिले हैं। ठीक है, 2 NRI फॉरेनर्स को मिले हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इनकी लिस्ट बहुत 106 अवार्ड याद रखना अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, तो जो पद्मा अवार्ड की जो लिस्ट है, खास करके पद्म विभूषण की, यही पूछा जाता है मेनली मटेरियल एग्जाम में, कि कितने अवार्ड दिए गए, कितनी महिलाओं को दिए गए, कितने NRI को दिए गए, कितने पद्म विभूषण दिए गए, कितने पद्म भूषण दिए गए, और कितने पद्मश्री दिए गए। ये सब पूछा जाता है इसमें। चलिए, ठीक है, बाकी जो लिस्ट है पद्मा अवार्ड की वो मैं आपको PDF के साथ अटैच कर लूँगा, आप उसमें से पढ़ लेंगे। कभी कभी एग्जाम में आप नाम नहीं पूछे जाते। ठीक है, अभी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है कि कब से शुरू हुए, कब ख़त्म हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, आपने देखा होगा जो इंडिया है ना, चीता बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, मंगा रहा है विभिन्न विभिन्न देशों से। तो अभी हाल ही में इंडिया ने एक कंट्री से रिक्वेस्ट करी कि भाई हमको चाहिए आपसे 100 चीते, 100 चीते दे दो हमें। और उस कंट्री ने कह दिया ठीक है भेज देंगे। हाँ कर दिया। कौन सी कंट्री है? याद रखेंगे, साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलिए। एरो इंडिया, एरो इंडिया, एरो इंडिया 2023। एरो इंडिया आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे हम मेला जाते थे ना बचपन में, बहुत सारी खिलौनों की दुकानें होती थी, और उन पर जाते थे, हम टॉयज वगैरह खरीदते थे, खाने पीने की चीज़ें खाते थे। तो वैसे ही एरो इंडिया भी एक मेला है, जिसमें टॉयज की जगह बस
बहुत सारे एयरक्राफ्ट होते हैं, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, ठीक है, जहाज़, कार्गो जहाज़, ठीक है, ये सब रखे जाते हैं। तो हर बार डिफरेंट डिफरेंट कंट्री हैं, वो लेके आती हैं अपने जहाज़, हेलीकॉप्टर, और यहाँ एरो इंडिया में शो करती हैं, ठीक है। तो जिनको पसंद आता है डील हो जाती हैं, ख़रीद के ले जाते हैं वो लोग, ठीक है, बाद में ख़रीद लेते हैं, ठीक है। तो एरो इंडिया इस बार कहाँ हो रहा है, तो याद रखेंगे बेंगलोर में हो रहा है। बेंगलोर कहाँ है, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में है, ठीक है। इसके बाद कब से कब तक हो रहा है, 13 से 17 फरवरी के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। और बेंगलुरु में कहाँ हो रहा है ये याद रखेंगे, आपको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा चुका है, येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन, एयरफोर्स स्टेशन में किया जा रहा है, ठीक है, येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन में। तो याद रखेंगे एरो इंडिया 2023 बेंगलोर में हो रहा है, ठीक है, 13 से 17 फरवरी को मनाया जाएगा। और कहाँ हो रहा है, येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन पे ये हो रहा है। चलिए, रिपब्लिक डे कब होता है, 26 जनवरी को। तो आपने रिपब्लिक डे की परेड देखी होगी, तो पहले इंडियन आर्मी के हथियार दिखाए जाते हैं, फिर इंडियन आर्मी और बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस परेड करती हुई निकलती हैं। उसके अलावा उसके बाद सबसे लास्ट में दिखाई जाती हैं झांकियाँ स्टेट की, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड अपनी अपनी झांकियाँ भेजते हैं यहाँ पे, और उनमें से एक झांकी को चुना जाता है बेस्ट झांकी। तो इस बार 26 जनवरी को रिपब्लिक डे 2023 में किस स्टेट की झांकी को बेस्ट झांकी का प्राइज दिया गया है, फर्स्ट प्राइज, यानी कि फर्स्ट प्राइज किसको मिला है, तो याद रखेंगे उत्तराखंड की झांकी, उत्तराखंड की झांकी को पहला प्राइज दिया गया है। तो उत्तराखंड की झांकी ने इस बार रिपब्लिक डे में पहला पुरस्कार जीता है बेस्ट झांकी का, ठीक है। तो ये हमारे नेशनल थे, ठीक है। इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे, पीडीएफ में आपको इसके साथ एडिशनल नॉलेज भी दी जाएगी, ठीक है, एडिशनल चीज़ें भी दी जाएंगी, उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे और प्रिपेयर करेंगे अच्छे से अपने पेपर के लिए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।